हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है, वो देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्न जो है पिछले साल के प्रश्न पत्र पर आधारित हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। उम्मीद करता हूं कि अब दिख रहा होगा। हाँ, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलुज नदी पर है। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो ध्यान रखना है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य जो है भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित होते हैं। और इसी बांध से निर्मित हुआ है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। उसका नाम क्या है? गोविंद सागर है। ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर जो है ये भाखड़ा नांगल बांध से ही निर्मित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मंदिर है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्र सरकार को कौन परामर्श देता है। तो केंद्र सरकार को देता है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार को देता है एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। इसको हिंदी में कहा जाता है महाधिवक्ता कहा जाता है। और यह जो है राज्य सरकार का जो है कानूनी सलाहकार होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो क्रम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। उसके बाद स्थापना हुई थी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे आखिरी में होता है वो होता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कहीं कहीं आपको 8.3 मिनट भी मिलेगा, यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड। कहीं कहीं आपको 8.2 भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये समय लगता है 8 मिनट 22 सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फ़ोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले जो हम लोगों ने सेट कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सारी वीडियोज़ में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम दिया गया था। तो आपको पता है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। डेट सहित आपको याद रखना है। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को। और उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? के सिवन थे। और प्रेजेंट टाइम में के सिवन ही इसरो के चेयरमैन हैं। और चंद्रयान 2 के रोवर का जो नाम था वो था प्रज्ञान। और लैंडर जो था, रोवर और लैंडर था, तो लैंडर का नाम जो था वो क्या था? विक्रम था। तो दोनों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा प्रस्तावित सीईटी, ठीक है, कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
तो ये टोटल कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? 12 भाषाओं में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 साल के लिए जो है इसका रिजल्ट वैलिड होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो देखिए टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको जो है संविधान के भाग 4 क में रखा गया है। किस में रखा गया है? संविधान के भाग 4 क में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स ये करेगा अपना प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका जो है आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे है? बताइए फटाफट आप लोग कमेंट करके। इसका सही संबंध जो है वो है झींगा उत्पादन से। टमाटर उत्पादन से कौन सा संबंधित है? लाल क्रांति, याद रखिएगा। लाल क्रांति जो है ये टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगर मछली उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो सब कुछ ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। और इसमें फ्रेंड्स ड्राइविंग से संबंधित भी हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन से फल में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा कब आता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा कब आता है? तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा तब आता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आता है तब क्या लगता है? तब लगता है चंद्र ग्रहण। और उस दिन जो है कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी पहले उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो क्या गाड़ी रोकनी चाहिए? सिग्नल हरा है फिर भी लोग जो है रोड पार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपको रोकनी चाहिए। ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है? तो ये कौन सा चिन्ह बता रहा है? ये तीसरा नंबर का चिन्ह बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है, यानी कि आगे स्कूल है? तो ये बता रहा है, ये चौथा नंबर जो चित्र है ये आपको बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आप बिहार की किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कौन सा चिन्ह बताता है कि इस ओर आप गाड़ी को है पार्किंग कर सकते हैं? ये कौन सा चिन्ह बता रहा है? ध्यान से देखिए, ये बता रहा है चौथा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है? ये बताता है पहला नंबर चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलन है, यानी कि स्लिपरी रोड है? ये बताता है पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से पढ़िएगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से सटती है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर कि कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से कितने व्यक्तियों को नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया और इसमें जो है 49 बच्चों को उनके शौर्य और साहस भरे कार्यों के लिए प्रदान किया गया है बाल शक्ति पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है। तो देखिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा केरल है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो कौन सा राज्य है, सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। ठीक है, और लिंगानुपात होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। और केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यहाँ जो है 1084 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। और हरियाणा में ध्यान रखिएगा, हरियाणा में मात्र 879 महिलाएं जो हैं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। तो सबसे कम हरियाणा का है, सबसे अधिक केरल का है। अगर बात करें बिहार की तो बिहार की 918 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 918 महिलाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पोटोमीटर नापता है। तो देखिए पोटोमीटर एक यंत्र है जो कि नापता है वाष्पोत्सर्जन को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा कि सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना है। सूर्य जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना हुआ है। तो आपको पता है कि सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है। तो ध्यान रखिएगा सूर्य जो है एक तारा है और यह जो है हाइड्रोजन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो पौधे में जल और भोजन का परिवहन ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए भोजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फूड कहा जाता है। तो देखिए जौ से जल होता है और जौ से जाइलम होता है। तो जल का परिवहन किससे होगा, जाइलम से होगा। और फ से फूड होता है और फ से फ्लोएम होता है। तो फूड का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम से होता है। तो दोनों तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, आपको बताना है। चलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये एलोरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है। यहाँ को बना लीजिए, राजमार्ग को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ये अधूरा हो गया है। कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह राजमार्ग को जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पीडीएफ मिल गया हो तो आप लोग एक कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर पीडीएफ मुझे मिल गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। देखिए अटल सुरंग का जो पहले वाला नाम था, पुराना नाम, वो था रोहतांग सुरंग। रोहतांग दर्रा जो था ना, इसका अब नया नाम हो गया अटल सुरंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस सुरंग की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो सुरंग है ये लेह और मनाली को जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये मनाया जाता है 14 जून को। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष ये जो दिवस मनाया गया था विश्व रक्तदाता दिवस, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सुरक्षित रक्त
बचाए जीवन। अंग्रेजी में कहें तो सेफ ब्लड सेव्स, सेफ ब्लड, ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये पद्म विभूषण जो है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है तो भारत रत्न है, दूसरा कौन सा है तो पद्म विभूषण है, तीसरा कौन सा है तो पद्म भूषण है, और चौथा कौन सा है तो पद्मश्री है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किनको, मैरी कॉम को किया गया है, ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और रानी रामपाल और मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया। रानी रामपाल किस खेल से हैं, हॉकी से, और मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो चांदी के सिक्के जो हैं गुप्त काल के, उनको कहा जाता था रुपया का, याद रखिएगा, ठीक है, रुपया का कहा जाता था। और सोने के सिक्के को जो दिनार कहा जाता था, दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये भी पूछा जा सकता है, तो श्रीगुप्त था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग जो है एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और इनको जो है वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये स्वीडन की है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो अगर केंद्र की बात करें तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्य की जो है ये राज्यपाल में निहित होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा कथन इसमें से जो है, एक तरफ जो है टीम दिया गया है, माफ कीजिएगा खेल का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, तो कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। तो देखिए क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, सही है। खो खो में 8 खिलाड़ी होते हैं, यही गलत है, ऑप्शन बी ही गलत है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, सही है। उसके बाद अगर बात करें तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, ये भी सही है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर, कि पानी का आयतन न्यूनतम होता है कितने मतलब तापमान पर। अगर बात करें कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम, और पानी का आयतन जो है वो न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही। दोनों जो है इस एक ही टेम्परेचर पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस आयोग को व्हाइट मैन आयोग भी कहा जाता है। तो व्हाइट मैन आयोग कहा जाता है साइमन आयोग को, यानी कि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन, देखिए कमीशन का हिंदी में आयोग मतलब होता है, ठीक है। तो व्हाइट मैन कमीशन भी आपको मिलेगा, तो ये कहा जाता है साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये आया था 1928 में, याद रखिएगा कब आया था, 1928 में आया था। और कहाँ आया था, तो बम्बई में आया था उस टाइम। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, सब कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। तो देखिए अगर पूछा जाए कि पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तीसरा जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो तीसरा जो हुआ था ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा मद्रास में हुआ था, कब हुआ था, तो देखिए पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887 में हुआ था मद्रास में, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे अंग्रेज पूछा जा रहा है, तो ये चौथे अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था किसने, जॉर्ज यूल ने। ऑप्शन डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड हम लिख देता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। ठीक है, और महात्मा गांधी की पुस्तक आपको पता है हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किसके कारण उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? यानी कि किस मिट्टी में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लेटराइट मिट्टी में। और कॉफ़ी का उत्पादन अगर पूछा जाए, माफ़ कीजिएगा, रबड़ का उत्पादन, तो कॉफ़ी का उत्पादन, रबड़ नहीं, कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है रेगुर मिट्टी, जिसको कि काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई है, और पढ़ाई रोज करते रहिए। जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। बस अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा आपका जो भी सुझाव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।